हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे ही अपनी ओसीडी के लिए किस तरह से प्रैक्टिस करें जिससे कि आप ओसीडी से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकें। मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने कॉग्निटिव लेवल पर कैसे काम करना है और ओसीडी से जुड़े हुए जो भी आपके कंपल्शंस उन्हें ब्रेक कर कर उन ओसीडी सिचुएशंस को किस तरह से एक्सपोज करना है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही यूज़फुल सॉल्यूशंस मिलेंगे और हर ओसीडी सफ़र तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना है क्योंकि आप जानते ही हैं ओसीडी से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं और कितना ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो ये वीडियो आपको ज़रूर ही शेयर करना है। अगर आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप जानते ही हैं कि ओसीडी में जो भी लोग ओसीडी से सफ़र कर रहे होते हैं उनके दिमाग में अपने आप ही ऑब्सेशंस आते हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। कई बार कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर उनको मिलता है और वो चीज़ उनके दिमाग में ऑब्सेशनल थॉट्स को लेकर आती है और कई बार बिना स्पेसिफिक ट्रिगर्स के भी कुछ ऑब्सेशनल थॉट्स कुछ लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। अब उसकी वजह से वो एंग्जाइटी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर उनको कंपल्शंस करने की अर्ज होती है। ये कंपल्शंस उनको मेंटल भी हो सकते हैं और फिज़िकल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के प्रॉक्सी कंपल्शंस भी होते हैं, यानी कि वो दूसरे लोगों से भी कंपल्शंस को कराते हैं। उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है उन लोगों को, लेकिन रीइंफोर्समेंट हो जाता है ओसीडी का, यानी कि ओसीडी बढ़ जाती है। तो ज़रा ओसीडी के बारे में आप पहले समझ लीजिए। मैं एक केस का एग्जांपल देकर भी समझाऊंगी, पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। ओसीडी बेसिकली एक हैबिट है, यानी कि आपने कभी किसी थॉट पर एक्ट किया और रिपीटेडली एक्ट किया तो ये आपकी एक हैबिट बन गई। दूसरा ओसीडी के बारे में समझिए कि हम सभी की शंका करने की नेचर होती है, यानी कि मानव स्वभाव में ही डाउट करने का एक पैटर्न होता है। सो ओसीडी में एक पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, शक, वहम, ऐसा भी कहते हैं ना, वहम की बीमारी इस तरीके से। तो इसमें शक, अब इंसान का स्वभाव ही है वहम करने का, शक करने का, उसको शंका, कभी कभी भ्रम होते हैं। जो लोग ओसीडी सफ़र होते हैं उनको ऐसा लगता है, जैसे किसी को लगता है कि छींटे उसके ऊपर आ गए, किसी को लगता है कि उसका पैर कहीं गलत जगह पे पड़ गया है। तो इस तरीके के भ्रम होते हैं। यहाँ छू लिया है तो यहाँ पर ये हो गया है, उसने वहाँ पर भी छू लिया तो वहाँ पर भी ये चीज़ फैल गई है। तो वो कुछ इस तरीके के डाउट्स होते रहते हैं। अब इसको अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसको करने से ऐसा हो जाएगा, और फियर उनको अंदर अंदर लगता रहता है। और उस फियर की वजह से ये जो एंग्जाइटी डिस्ट्रेस होती है, ये बड़ा इंटेंस फियर उनके अंदर क्रिएट कर देती है कि अगर ऐसा नहीं किया तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, और इस वजह से कंपल्शन करते हैं। मतलब एक ओसीडी सफ़र के अंदर से अगर फियर और एंग्जाइटी को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर वो कंपल्शन नहीं करेगा, लेकिन वो फियर और एंग्जाइटी की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उसको कंपल्शन करने की एक स्ट्रॉन्ग अर्ज हो जाती है। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। ये लेडी 30 इयर्स ओल्ड, इनको ओसीडी हो गया जब 10 साल पहले, जब ये 19 साल की थी तो उनकी शादी हुई। 20 साल की जब हुई तो इनको डॉटर हुई, और 20 साल की उम्र में जब इनको डॉटर हुई तो वो डॉटर थोड़ी सी वीक हुई थी, यानी कि प्री मैच्योर बेबी था, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम था। और शुरुआत में उसकी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अब उनको बेटी से बहुत ही ज़्यादा लगाव, जुड़ाव था। पूरे परिवार ही बेटी के जन्म से बहुत ज़्यादा खुश था और वो बेटी की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी। तो उनको डॉक्टर ने कहा था कि बेबी को किसी भी जर्म्स से एक्सपोज नहीं करना, अगर बेबी को आपको छूना है तो थोड़ा साफ़ सफाई से छुएं, आसपास रूम में अपना साफ़ सफाई रखें क्योंकि बेबी वीक है। अगर इसने किसी भी तरीके के जर्म्स को कैच कर लिया तो ये इसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो डॉक्टर ने ये सिंपल सी सलाह दी थी, कोई भी डॉक्टर इस तरह की सलाह देते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि अगर किसी भी तरीके का हल्का सा भी जर्म बेबी के आसपास आ गया तो वो उसकी जान ले लेगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने एक्सेसिवली क्या किया कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई पर फोकस करना शुरू कर दिया अपनी बेबी की वजह से। वो उस रूम में
किसी को भी एंटर नहीं होने देती थी और पहले से ही इंश्योर करती थी कि भाई वो इंसान साफ़ है। और उस रूम में भी दिन में 4-4 बार मेड से पोंछा लगवाती थी। उस बेड पर तो किसी को बैठने की, बेबी को छूने की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर बेबी को किसी भी तरीके का जर्म लग गया है तो इससे बेबी को खतरा है। जबकि डॉक्टर ने सिंपल ये बोला था कि भाई साफ़ सफाई रखनी है आपको, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके के जर्म्स का कोई खतरा ना हो। नेचुरली छोटे बच्चों को हम सभी लोग छूते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम साफ़ हैं या हमें किसी तरीके का कफ कोल्ड या किसी और तरीके का कुछ वो नहीं प्रॉब्लम है, तो हम इस तरीके से बेबी के एक्सपोजर में नहीं आते हैं। लेकिन उनका दिमाग ने इसको ऑब्सेशनल वे में पकड़ लिया, और ऑब्सेशनल वे में पकड़कर उनको इस बात का पूरा ये हो गया कि अगर ज़रा सा भी जो मेरे बेबी को लग गया तो मेरी बेबी नहीं बचेगी। और इस तरह से उनकी ये आदत बढ़ती चलेगी। खुद भी कई बार हाथ धोना, इंश्योर करना, कपड़े बदल लेना बेबी को गोद में लेने से पहले, फीड करने से पहले, इस तरीके से उनको जब बेबी का उनका बर्थ हुआ तब से उनको इस तरीके की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा वो लग गया। अब जब उनसे बात की गई कि भाई आपको ये साफ़ सफाई का इतना बिलीव, तो पता चला कि डॉक्टर ने ये बोला था और डॉक्टर ने साफ़ सफाई के लिए बोला था। इसके अलावा मैंने कहा कि आपका पहले साफ़ सफाई को लेकर क्या वो था, तो उनको नेचुरली सभी को साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है, तो उनको भी अच्छी लगती थी, लेकिन इस तरीके से ऑब्सेशनल वे में साफ़ सफाई नहीं करती थी। उनसे पूछा गया फैमिली में किसी और को इस तरीके का वो था, तो नॉर्मली उनकी फैमिली में भी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलेगी किसी को साफ़ सफाई का ऑब्सेशन था। सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो एक फियर हुआ, मतलब वो जो ट्रिगर उनके लिए मिला, उनका क्या हुआ, बेबी का बर्थ होना, स्टार्टिंग जो एक एक्टिवेटिंग उनके लिए वो था। और फिर उनके दिमाग में जो ऑब्सेशन बैठा वो उनकी क्या, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जो उन्होंने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाली उसकी वजह से कि डॉक्टर ने जो बोला है वो ये बोला है कि अगर ज़रा सा भी बेबी को इन्फेक्शन हो गया तो बेबी की डेथ हो जाएगी। वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल कर उन्होंने बार बार उसी तरीके से उस थॉट को पकड़ लिया और एकदम से बहुत उनको एंग्जाइटी हो जाती थी, उनको अपनी बेबी की जान का खतरा होता था और इस वजह से वो कंपल्शन के तहत खुद भी सफाई, दूसरों से भी सफाई कराने लगे, अपने हस्बैंड को, अपनी मदर इन लॉ को, किसी को भी बिल्कुल भी बेबी को छूने नहीं देती थी, उस कमरे में आने का अलाउड ही नहीं था। मतलब वो ओवर पजेसिव हो गई। हम सभी लोग अपने बच्चों को लेकर पजेसिव होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो इंटरप्रिटेशन निकाली उससे इतना पजेशन उनके दिमाग में हो गया और ऑब्सेशन के रूप में ये ओसीडी की उनकी शुरुआत हुई। और फिर वो बढ़ते उनके नहाने का टाइम भी बढ़ता चला गया, उनकी साफ़ सफाई का बढ़ता चला गया, क्योंकि जब ओसीडी एक बार इस तरीके से हैबिट आ जाती है तो फिर वो वहम लगने लगता है, ये भी गंदा वो भी गंदा, तो उनको यहाँ छू दिया वहाँ छू दिया, इस तरीके से सब कुछ वहम होने लगा। तो ये उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट था ओसीडी के बढ़ने का। अब इससे क्या हुआ, घर में भी लड़ाई झगड़े और बहुत परेशानी होने लगी, हस्बैंड को भी बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि वो सभी को इतने ज़्यादा कंपल्शंस करने के लिए मजबूर करती थी। तो थोड़ा बहुत कभी कोई कर लेता है, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो, अब उनकी आदत बढ़ गई थी। अब उनका बेबी भी नॉर्मल ग्रोथ पे आ गई थी, किसी तरीके का कोई ख़तरा नहीं था, बड़ी हो गई थी, वो आराम से चलने भी लगी। नॉर्मल बच्चों के उसमें कोई कह भी नहीं सकता था कि वो प्रीमेच्योर बच्चा है, सब कुछ उसने कवर अप कर लिया था। लेकिन जो उनको आदत पड़ गई थी वो तब भी बेटी के 3-4 साल के होने के बावजूद भी, ये नीचे गिर गया है, ये टच हो गया है, या ये फ्रॉक इसकी दूसरे से टच क्यों करी, मतलब वो हर तरीके से उनका एक ऑब्सेशन उन पर हावी रहा। मतलब वो ये देखना ही भूल गई कि अब उनका जो बेबी है वो नॉर्मली ठीक तरीके से ग्रोथ हो गई है उसकी, वो नॉर्मल बच्चों की उसमें आ गया है, किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। डॉक्टर ने उसके बाद कभी ऐसा बोला भी नहीं, वो अन्य तरीके से। और वो भी जानते हैं कि बच्चा थोड़े बहुत एक्सपोजर जर्म्स को हम सभी के होने चाहिए, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है और हम हेल्दी रहते हैं, क्योंकि आसपास के बैक्टीरियाज इतने सूक्ष्म बैक्टीरियाज और इतने सारे जर्म्स एनवायरनमेंट में होते हैं कि आप उनके एक्सपोजर से बच ही नहीं सकते हो, और सारे ऐसे हार्मफुल नहीं होते हैं। सो बेसिक हाइजीन सिखाना, खुद रखना और सबके लिए साफ़ सफाई रखना एक अलग बात है, लेकिन ऑब्सेशनल वे में, मतलब उनकी बेटी बड़ी भी होती जा रही थी लेकिन तब भी कुछ नहीं। इस बात को 10 साल बीत गए और 10 साल में उनकी ज़िंदगी ओसीडी की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों में घिर गई। और वो बच्ची जिसके लिए उनको ऑब्सेशन लगा था वो भी उनसे
उससे फ्रस्ट्रेट रहने लगी, क्योंकि वो उसको भी कंट्रोल करती थी। कई बार हाथ धुलाना, अगर वो टॉयलेट भी गई है तो उसके बाद एकदम उसको नहला देना, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना। बच्चा ही अगर कभी इधर उधर छू दिया तो जिस बच्चे के लिए ऑब्सेशन उनको डेवलप हुआ था उसी की मार पिटाई कर देना उसके साथ साथ। कभी उसे रिमोट नहीं छूने देना, कभी उसे बुक्स नहीं छूने देना, खिलौना अगर कहीं गिर दिया तो भी उस पर लड़ाई झगड़ा। इस तरीके के तमाम आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बुरी हालत उनकी इस तरीके से हो गई। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। इस तरह से आप अपना नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इस तरीके से ये बना लीजिए। देखिए, आपको इस तरह से कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आपको ट्रिगर और सिचुएशन आपको लिखना है उसमें। फिर आपको दूसरे उसमें लिखना है ऑब्सेशन, यानी कि जो भी अगर वो थॉट के रूप में आता है, आपको इमेज के रूप में आता है, साउंड के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, किसी भी रूप में आपके दिमाग में जो ऑब्सेशन है, जो अटक गया है, वो आता है। फिर उसका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आता है और उससे जुड़ा हुआ जो कंपल्शन है, फिजिकल है या मेंटल है या फिर प्रॉक्सी कंपल्शंस जो भी आपके हैं, वो आप पूरा का पूरा फैला लीजिए इस तरीके से। जैसे अब उनके केस में क्या था, उनके केस में जो ट्रिगर या सिचुएशन बनती थी वो तो अब जर्नलाइज्ड हो गई थी, मतलब उनको तो हर जगह ही ऐसा लगने लगा था। तो आप कुछ स्पेसिफिक है कि मान लीजिए जैसे कोई बाथरूम से निकल कर आया तो वो चीज़ आपको ट्रिगर कर देती है कि हाँ, अब कोई बाथरूम से निकल कर आया है तो उसने पता नहीं अच्छे से हाथ धोए होंगे नहीं होंगे, सपोज करो ये आपको ट्रिगर कर देना है, तो आपको यहाँ पर वही लिखना है। अब ऑब्सेशन में ये है कि आपके दिमाग में वो थॉट क्या आया कि इन्होंने हाथ धोए होंगे या नहीं धोए होंगे, अब ये बाथरूम से निकले, इन्होंने यहाँ पर छू दिया है, ये गंदा कर दिया है। अगर ऐसा थॉट आ रहा है, आपको कुछ इमेजेस आ रही हैं गंदगी की, तो वो भी आप लिख सकते हैं। किसी तरीके का कोई साउंड आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको यही वाली ओसीडी हो, कोई भी हो, तो आपको मैं तो वर्कशीट समझा रही हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जो भी ट्रिगर मिलने पर कोई साउंड, कोई फीलिंग आती है, आपको यहाँ पर क्लियरली लिख देना है। फिर उससे जुड़ा हुआ इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आता है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, आपको डर लगता है, कोई फिजिकल सिम्टम आता है उस इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए आपको, तो वो सब आप यहाँ पर इमोशनल रिस्पॉन्स वाले कॉलम में लिख लें। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ कंपल्शन कि क्या करें आप। माने आपने उस व्यक्ति को बोला कि आप दोबारा हाथ धोइए, कि आप ना दोबारा से ऐसे आपको हाथ धोना है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉक्सी कंपल्शन कि आपने दूसरे से धुलवाया, या फिर आपने खुद गए वहाँ पर और धोना शुरू कर दिया, तो ये आपका खुद का फिजिकल कंपल्शन हो गया। ठीक है, सो आपको इस तरीके से वहाँ पर जो भी आपके साथ होता है, आपके दिमाग में चलता है, कंपल्शन लिख लेना है। तो 2, 3, 4, 5 जो भी सिचुएशंस हो वो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, जब आप इस तरीके से पूरा क्लियर लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में क्या पैटर्न बना हुआ है, मतलब कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं। कई बार आपको ट्रिगर नहीं करेंगी कोई चीज़ें, स्पेसिफिकली आपके साथ हर ही सिचुएशन में हो रहा होगा, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं या ऑल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और आप अपने स्पेसिफिकली वो लिखें कि आपके दिमाग में किस किस तरीके के थॉट्स आते हैं और उनका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है और क्या क्या कंपल्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप लेना है, ध्यान से देखिए, अब ये कॉलम बना लीजिए और ऐसा आपको करना है। तो वही ट्रिगर सिचुएशंस जो हैं आपको, उसमें ऑब्सेशन जो आ रहे हैं, अब इन ऑब्सेशन से रिलेटेड जो बिलीफ हैं, बिलीफ बने हुए हैं आपके, जो रेफरेंसेस आपने इकट्ठे करे हुए हैं और जो आपके इंटरप्रिटेशंस निकाली हुए हैं, उनको लिख लीजिए। जैसे उस 30 साल की लेडी जिसका बेबी के बर्थ के बाद ये सफाई का ऑब्सेशन चालू हुआ और बस फिर तो एक के बाद ऐसा होता चला गया। हालांकि कभी उनकी बेटी को कोई भी किसी तरीके की जर्म्स की वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। कभी भी उनको ऐसा नहीं है कि बेबी को डॉक्टर के एडमिट करना पड़ गया हॉस्पिटल में या किसी तरीके के कोई हेल्थ इश्यूज़ आए। उनकी बेबी बिल्कुल एकदम से नॉर्मल थी। ना उनके हस्बैंड ने ऐसा कभी बताया कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा, या घर में किसी को भी ऐसा नहीं था कि गंदी आदतें थी कि कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखता था। बस उनको तो एक लत लग गई, एक आदत लग गई थी। तो अब वहाँ पर उससे रिलेटेड बिलीफ लिखना है। तो जैसे उनका ऑब्सेशन था साफ़ सफाई को लेकर, तो उसका जब हमने लिखवाया तो पता चला कि उनका वही डॉक्टर ने जो बोला था, तो उनको रेफरेंस मिला था डॉक्टर से। अब डॉक्टर एक ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है कि जहाँ से रेफरेंस मिला होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बिलीफ हमारा बहुत आसानी से बन जाता है क्योंकि वो एक अथॉरिटी होता है। तो जो उनके दिमाग में रेफरेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी से आया हुआ था, क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनको बोला था कि अगर साफ़ सफाई नहीं रखेगी तो बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो रेफरेंस उनको मिला था वो तो था सॉलिड अथॉरिटी से, लेकिन जो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी वो तो उनकी खुद की थी। डॉक्टर ने तो ये बोला था साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, लेकिन उन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या निकाल ली
कि अगर साफ़ सफाई नहीं रखी गई और जर्म कुछ भी हो गया तो बेबी की सीधा डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने फियर ऑफ लूजिंग के चलते तहत जो अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल ली थी रॉन्ग, और उसको ही अपना बिलीफ सेट कर लिया था। क्योंकि ये जो बिलीफ सेट होगा ये क्या है, रेफरेंस, इंटरप्रिटेशन या एक्सपीरियंस किसी के बेस पर भी हो सकता है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने जो कहा था उसे अपने डिस्टॉर्टेड वे में पकड़कर उन्होंने अपनी एक गलत इंटरप्रिटेशन निकाल ली थी। तो आपको यहाँ पर जो भी आपका ऑब्सेशन है वो लिखना है, और फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस कि वास्तव में जैसा आप सोच रहे हैं और कभी आपके साथ हुआ हो, या रेफरेंस किसी ने कहा हो या किसी के साथ हुआ हो, कहीं से सुना हो, या आपने जो अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली है आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उसके लिए, तो आपको उसकी पीछे की लेयर ज़रूर देखनी है। क्योंकि ओसीडी में क्या होता है कि जो भी आपके अंदर के बिलीफ सेट हो जाते हैं जो ऑब्सेशनल वे में, उनका कोई ना कोई सोर्स जरूर होता है, कहीं ना कहीं से आए होते हैं। लोग कई बार क्या होते हैं, इनिशियली ट्रीटमेंट में मेरे साथ बोलते नहीं मैम ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब उनके साथ प्रॉपर तरीके से सीबीटी अप्लाई की जाती है, उनको पूरा डिग किया जाता है, तो उनको पुरानी पुरानी भूली बिसरी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर वो बताते हैं हाँ ये तो आदत मैंने वहाँ से कैच की थी, हाँ ये तो चीज़ मैंने देखा था अपने घर में, ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। मतलब माइंड कहीं से भी कुछ भी चीज़ आपकी जो पकड़ रहा है वो कहीं ना कहीं से तो उसको आइडिया आया होगा। आपको वहीं उसका सोर्स पकड़ लेना है, क्योंकि हमें उसी चीज़ को तो बाद में वैलिडेट करना है, उसी चीज़ को तो देखना है कि सही पकड़ा या गलत पकड़ा, क्योंकि वो पकड़ लेता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर आदत आप किसी से पकड़ रहे हैं या किसी के कहने का जो मतलब था आपने जो निकाला है वो सही हो। तो आपको पहले इतनी क्लैरिटी करनी ही पड़ेगी। तो आपने ये निकाल लिया, फिर पकड़िए कि डिस्टॉर्शन क्या है। डिस्टॉर्शन अब आप जानते ही हैं, ओसीडी में बहुत मैजिकल डिस्टॉर्शन होते हैं लोगों के साथ। उनकी जो है ना बड़ा ही मैजिकल थिंकिंग होती है, दो अनरिलेटेड सिचुएशंस को जोड़ने वाली। तो जो ओसीडी में होते हैं वो बेसिकली एक मैजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, कैटास्ट्रॉफिक वे में हर चीज़ को देखना, और जनरलाइजेशन, मैग्निफिकेशन। ये कुछ कॉमन है, ऐसा नहीं है कि यही होते हैं भाई, और भी होते हैं, लेकिन ये तो मोस्ट कॉमन है जो होते ही होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो है ना डिस्टॉर्शन भी आपको अपने पकड़ने हैं। देखिए ये मैं आपको वर्कशीट इसलिए दे रही हूँ ताकि आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। समझ में आ गया ना, यहाँ पर आपको ट्रिगर जिस भी रूप में ऑब्सेशन है उससे रिलेटेड बिलीफ को एक्सेस करना है और फिर उसमें डिस्टॉर्शंस को आपको पकड़ना है। अब इतना काम आपने कर लिया, उसके बाद आपको ये तीसरा बना लीजिए, इसको भी ऐसे ही कॉलम बना लीजिए, वही ट्रिगर ऑब्सेशन वाला, यही इमेज, साउंड, फीलिंग कुछ भी है। अब उसके ऑल्टरनेटिव 1 और 2, आप 3, 4, 5 कितने भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर इतना सेट हो रहा था इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। आप 3, 4, 5 तक भी बना सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स कितने भी निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्लैरिटी हो गई कि वो बिलीफ का सोर्स कहाँ से आया और आपने उसे वैलिडेट कर लिया। आपने मेरी कई सारी वीडियोस में ABCDE ऐसे कॉलम वाली वो देखी होगी, आप उससे, वो एक डिस्प्यूटेशन टूल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी समझ में आ गया कि जो मेरा बिलीफ बना था और मेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इस तरीके से मैंने निकाल ली थी, तो उससे भी काम चल जाएगा। जैसे आपके लिए सहूलियत हो आप वैसे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अब आपको पता चल गया उसका सोर्स, आपको डिस्टॉर्शन पता चल गया, तो अभी उस ट्रिगर से जुड़ा हुआ जो मीनिंग आपका दिमाग आपको देता है ऑब्सेशनल वे में, जो आपने अपना इंटरप्रिटेशन निकाल कर बिलीफ बनाया हुआ है, वही आपके उसी के बेसिस पर ऑब्सेशंस आ रहे हैं। क्योंकि हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग ही ऑब्सेशंस आते हैं हमारे दिमाग में, यानी कि ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं। तो अब आपके दिमाग में जो ट्रिगर से जुड़ा हुआ ऑटोमेटिक थॉट है, आप उसके कम से कम 2 अल्टरनेटिव तो लिखें ही। और फिर आप जो है ना, अगर 2 अल्टरनेटिव नहीं लिख सकते हैं तो आप किसी और दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं कि भाई इस सिचुएशन में और क्या क्या सोचा जा सकता है। जैसे उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। उनको ये लगता था कि जर्म्स अगर लग गए उनकी डॉटर को तो उनकी डॉटर की डेथ हो जाएगी। ये उनका एक ऑब्सेशन था कि जब भी वो अपने रूम में किसी को आते हुए देखती थी या कोई भी उनके बेबी को अप्रोच करने की कोशिश करता था, तो उनको ऐसा लगता था कि ये जर्म्स जो है ना लग जाएंगे और मेरी बेबी को कुछ ऐसा हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ये उनको लगता था। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है, जैसे इसमें ऐसा भी सोचा जा सकता है कि भाई हमारी बॉडी और हम जर्म फ्रेंडली भी होते हैं, सारे जर्म्स इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। और दूसरा ये है कि सभी लोग इतना हाइजीन मेंटेन करते हैं कि अगर डॉक्टर ने बताया है तो भाई उसके फादर को भी पता है कि बेबी की अभी इम्यूनिटी वीक है, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है और उसको प्रॉपर केयर चाहिए।
तो ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ उसकी केयर करेंगे, उसके फादर भी या उसकी ग्रैंड पेरेंट्स भी, सभी लोग बेबी की केयर करते हैं और सब बेसिक हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो आप उन पर विश्वास करें। ये भी ऑल्टरनेटिव थॉट आप अपने मन में ला सकते हैं कि मेरी तरह सभी बेबी की केयर करते हैं, तो इसलिए सभी लोग उस हाइजीन का ध्यान रखकर ही बेबी के पास आ रहे हैं। आप ऐसा भी उसको मीनिंग दे सकते हैं। आप इसी तरीके से ये भी उस सिचुएशन में सोच सकते हैं कि मैं बहुत ही पोलाइटली पूछ सकती हूँ कि जैसे डॉक्टर ने बोला था कि बेबी को टच करने से पहले एक बार हाथ ज़रूर धो लें, तो आई एम श्योर आपने हाथ धो लिए होंगे। तो इस तरीके से भी आप उस सिचुएशन में जब आप देख रहे हैं कि कोई बेबी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप ये भी मीनिंग दे सकते हैं उस सिचुएशन को। तो आप ऑल्टरनेटिव मीनिंग कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी मीनिंग दे सकते हैं कि अगर बेबी को कोई इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत ही जल्दी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद वो इन्फेक्शन बेबी की जो बॉडी है उसके अंदर से आउट हो जाएगा और मेरी बेबी जल्दी से हेल्दी हो जाएगी। सो आप इस तरीके के मीनिंग्स भी दे सकते हैं। मतलब जितने भी 2, 3, 4, 5 आप मीनिंग देना चाहें वो मीनिंग दे सकते हैं। अब जैसे उनके केस में तो क्या था कि उनकी बेटी बड़ी भी हो गई थी, लेकिन उनका जो आदत थी, जो लत थी, वो तो उनको बार बार सफाई की जो एक हैबिट बन गई थी वो तो हो ही गई थी। अब वो बच्ची को भी तंग करने लगे थे। मतलब कि अगर बेबी भी वो खेल खिलौनों से अपनी खेल रही है और बच्चा है तो फ्लोर पे भी जो है ना खेल खिलौने बिखरा देगा और फिर वो खेलते खेलते कोई चीज़ छूने भी लग जाएगा। तो उनको इस बात से भी बहुत तकलीफ होती थी और वो ना उसको भी डांटने मारने लग गई थी। अब जैसे यही है मान लीजिए ट्रिगर, तो आप इसमें उनके दिमाग में आता था कि अभी इसने खेल खिलौने यहाँ पर ज़मीन पर फैला दिया, यहाँ पर जर्म्स होंगे और इसको जो है ना सारे जर्म्स इसने यहाँ से वो छुआ फैला दिया, मुझे कितनी सारी सफाई करनी पड़ेगी, ये उनके दिमाग में आ रहा है। तो आप इसी सिचुएशन को ये भी मीनिंग दे सकते हैं कि छोटा बेबी है, अब बिल्कुल हेल्दी है और डॉक्टर ने बोला है कि अब इसकी ग्रोथ ठीक है, अब किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है और अब ये खेलेगी। तो खेलते खेलते बच्चे खिलौने इस तरह से फैला ही देते हैं और इस तरह से ये सब कभी इधर छूना ये बच्चों का सामान्य व्यवहार है। और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जब जितना बच्चे को आप रफ़ तरीके से पालेंगे और उसको थोड़ा बहुत इस तरीके से फ्लोर पे या फिर नेचर का एक्सपोजर देंगे तो उससे उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी, वो रफ़ एंड टफ बनेगा। तो ये सारे एक्सपोजर्स भी बेबी को हेल्दी ही बनाते हैं। वो ऐसा भी मीनिंग दे सकती थी, लेकिन उनको वो सोचना ही नहीं आता था, उनको पता ही नहीं था। उनको लग रहा था कि जो माइंड मुझे बता रहा है बस वही सही है, माइंड ही बताता है, हम माइंड को नहीं बता सकते। मतलब उनको लगता है कि माइंड हमें कंट्रोल करता है, मतलब माइंड है जो हमें चलाता है। उनको ये सीक्रेट नहीं पता था कि हम माइंड को चला सकते हैं और हमें ही एक्चुअल में माइंड को चलाना चाहिए। हम माइंड को डिफरेंट मीनिंग जब देंगे और डिफरेंटली एक्ट करेंगे तो हमारा माइंड जो अभी बेकाबू हुआ है वो हमारे कंट्रोल में आने लग जाएगा। तो जब उन्हें ये बताया गया कि आप ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स भी दे सकते हैं तो उनको समझ में आया और उन्होंने मेहनत करी। बस ऐसी ही मेहनत आपको भी करनी है। तो ये सब उन्होंने बेस बनाया। तो आगे समझते हैं फिर क्या किया उनके साथ। अब देखिए, जब उनके इस तरीके से ऑल्टरनेटिव अप्रोच तक उनको थॉट्स बदलने के लिए कहा गया, उनको पूरा उनके बिलीफ एक्सेस करा दिए गए, उनको डिस्टॉर्शंस सुधार दिए गए उनके सारे, उनको ऑल्टरनेटिव्स भी समझाए गए, तो उसके बाद बारी आती है कि भाई आपने जो नए बिलीफ दे रहे हैं, जो नए मीनिंग दे रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप एक्ट करें। क्योंकि माइंड के लिए कोई भी चीज़ रियलिटी कब बनती है, आपके अंदर कोई भी थॉट आया है वो आपकी रियलिटी नहीं बनेगी जब तक आप उस थॉट पर एक्ट नहीं करेंगे। मतलब उस डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपको इस तरह से बेबी को जर्म से बचाना है, उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन निकालकर उस पर बहुत एक्ट किया, इसलिए वो उनके लिए ऑब्सेशन बन गया, उनकी रियलिटी और हैबिट बन गई। अगर वो इस बात को बहुत लाइटली लेती और कभी ध्यान देती और कभी नहीं करती तो उनको कभी भी ऑब्सेशनल वे में उनकी हैबिट नहीं बनती है, उनको इतने कंपल्शंस नहीं आते, उनकी ये हालत नहीं होती। लेकिन जिस भी चीज़ पर हम एक्ट लेते हैं और रिपीटेडली एक्ट लेते हैं वो और उतनी स्ट्रांग होती चली जाती है। तो माइंड के लिए कोई भी चीज़ रियल कब होती है, जब आप उस पर एक्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपल्शंस को ब्रेक करना होता है, लेकिन कंपल्शंस को डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि बिना बिलीफ को बदले आप बिहेवियर को बदल ही नहीं सकते। आपका जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे आपके बिलीव्स काम करते हैं, ठीक है। ये आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं। तो सबसे पहले बिलीफ को चेंज करने के लिए जो भी मैंने आपको वर्कशीट्स बनवाई हैं उनके ज़रिए जब आप अपने बिलीफ को चैलेंज करेंगे, डिस्टॉर्शंस पकड़ेंगे, उसका रूट कॉज पकड़ लेंगे और ऑल्टरनेटिव थॉट्स देने लगेंगे, तो आपने क्या किया, पहले एक बेसिक तैयारी कर ली, अपने माइंड को सेट कर दिया। आपको समझ में आ गया कि ये जो मेरा बिलीफ बनाया हुआ था मेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन थी, इतना डिस्टॉर्टेड वे में मैं सोच रही थी और
इसके ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपने अपने मेंटल लेवल पर सेट किया, अब बिहेवियर लेवल पर चेंज पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या करना है, जैसे OCD साइकिल को सर समझ लीजिए कि ट्रिगर मिलता है कोई डायरेक्ट, या फिर ट्रिगर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब हर समय आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो जो आपका ऑब्सेशन है और आपको जो एंग्जाइटी डिस्ट्रेस दे रहा है वो, तो उस टाइम पर वो आपसे कंपल्शन कराना चाहता है, लेकिन कंपल्शन तो हम करेंगे नहीं। हमें कंपल्शन, टेम्पररी रिलीफ, रीइंफोर्समेंट की तरफ जाना ही नहीं है, हमें तो यहीं पर रेजिस्टेंस शो करनी है। यानी कि उस एंग्जाइटी को, वो जो फियर है जो हमारे अंदर इमोशनल फिजिकल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसको वहीं पर रेजिस्ट करना है, वहीं पर होल्ड करना है। क्योंकि एकदम से आपका माइंड ऐसा नहीं है कि अच्छा आपको ये ऑल्टरनेटिव थॉट दे दिया है या फिर ऐसा समझ में आ गया है आपको पूरा और एकदम से आपका माइंड मान जाएगा। नहीं, माइंड तो अपना कचरा भी नहीं छोड़ना चाहता। माइंड जब एक बार किसी चीज़ के लिए कंफर्ट जोन बना लेता है, पक्की हैबिट कर लेता है, तो माइंड उसे एकदम आसानी से बदलना नहीं चाहता। तो माइंड जब आपको कंट्रोल करता है तो आप जानते हैं एक बहुत ही बुरे मास्टर की तरह आपको कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं तो एक ओबीडिएंट सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाता है। उसके लिए पहले आपको मास्टर अप्रोच रखनी पड़ेगी, पहले आपको वो अपने अंदर शक्ति लानी पड़ेगी, आपको कैडर पढ़ना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको समझना होगा कि OCD कभी भी आपकी जान नहीं ले सकती है, बकवास कर रही है, आपसे फिजूल के इल्यूजन्स आपको दे रही है और आपको फालतू में परेशान कर रही है। आपको ये चीज़ समझनी होगी और आपको हिम्मत रखनी होगी। जब आप हिम्मत रखकर इस माइंड की बकवास को कंट्रोल करने की हिम्मत रखेंगे और उस एंग्जाइटी को बियर करेंगे कि नो मैटर कितना आपको एंग्जाइटी दे रही है, वो कितना भी आपको परेशान कर रही हो, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ सके या फिर आपके किसी अपने का कुछ भी बिगाड़ सके। तो आपको बिल्कुल हिम्मत रखनी है और उसको रेजिस्ट करना है, उसको कन्फ्रंट करना है, उसका डट कर सामना करना है। जब आप जिद पर अड़ जाएंगे, कहते हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ से एड़ा होना पड़ेगा आपको, बिल्कुल जब आप जिद पर अड़ जाएंगे, कंपल्शन करेंगे ही नहीं, तब जाकर वो चेन ब्रेक होगी। तो कंपल्शन में ये कूदने के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे तैयारी करनी है, समझ जाइए ज़रा, इस वर्कशीट को देखिए। ये बनाना है पहले एक्सपोज करने से पहले। वही फियर ऑब्सेशन जिसका भी आप एक्सपोज करना चाहते हैं, कोई आपको स्पेसिफिक फिगर है, कोई ऑब्सेशन है, उसका एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे ऑब्सेशन टेल्स टू डू दिस। आपका जो ऑब्सेशन है वो जो आपको करने के लिए कहता है, जो कंपल्शन पहले से सेट हुआ हुआ है, जो करने के लिए कहता है, वो यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन कर लें। आई विल डू दिस इंस्टेड, मैं ये जो बता रहा है इसकी बजाय ये करूँगी ड्यूरिंग एक्सपोजर। जब आप उस सिचुएशन में होंगे तो आपका माइंड आपको जो आपका प्रीवियस हैबिट है, जो प्रीवियस कंपल्शन है, उसी को करने के लिए बार बार बोलेगा, एक बार कर ले, आज कर ले, कल से कर लियो, ये आज ये कर ले, तो ये करने के लिए वो बोलेगा। लेकिन आप इसकी बजाय ये करेंगे जो आपने ऑल्टरनेटिव्स लिखे हैं, जो आपने रियलिटी को समझ लिया है, वास्तविकता को समझ लिया, उसकी बजाय आप ये करेंगे। उस टाइम पर आपको बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, यहाँ पर बहुत थोड़ी, किसी को थोड़ी तो किसी को ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, लेकिन तकलीफ़ तो होगी। वो तकलीफ़ आपकी 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक बहुत बेचैनी आपको हो सकती है। लेकिन ये समय अगर आपने निकाल लिया तो वहाँ पर जो ये वाला पैटर्न है ये ब्रेक हो जाएगा और आपके अंदर से वो जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो बेल शेप की होती हैं, इस तरह से आती हैं, पीक पर जाती हैं और फिर नीचे डाउन होती हैं, तो वो क्या है, शुरू में आएंगी, बढ़ेंगी, आपको बहुत बेचैनी होगी और आप गिव अप करना चाहेंगे। इस पॉइंट पर आप चाहेंगे कि गिव अप कर दे भाई, नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन आपको समझना है कि ये जो फीलिंग्स हैं इनमें इतनी ताकत ही नहीं है, तो माइंड फॉल्स तरीके से क्रिएट कर रहा है कि आपका कुछ बिगाड़ सकें, तो आप इनको बर्दाश्त कर लीजिए। और जैसे ही आप कैड़े पड़े रहेंगे तो ये डाउन होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो पैटर्न जो पहले से बनाया हुआ है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और नया पैटर्न, ये जो न्यू पैटर्न है, ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर से। अब आपने एक्सपोजर कर लिया, उस टाइम तो आपने कर लिया, लेकिन उसके घंटे भर बाद, उसके 2 घंटे भर बाद आपका दिमाग क्या कहेगा कि आउटसाइड एक्सपोजर, कि भाई फिर से आपका दिमाग वही बोलेगा कि अभी उस टाइम तो कर लिया था जैसे तैसे, अब एक बार ज़रा वही कर ले। आपको आउटसाइड एक्सपोजर भी आपको जो आपका ऑब्सेशन बता रहा है, ये इसको फिर से आपको यहीं पर क्रॉस करके, कट डाउन करके आपको यहाँ पे पहले से लिख लेना है कि आप आउटसाइड एक्सपोजर, जब उस एक्सपोजर के अलावा भी, मतलब आप अलग हो गए होंगे सिचुएशन से भी, तब आप अपने आप को क्या देंगे। तो वो भी वही ऑल्टरनेटिव है कि जब मैंने उस काम को आज छोड़ दिया, नहीं किया, तो मुझे करना ही नहीं है,
मुझे पता है कि 5-7 दिन लगेंगे, मुझे हो सकता है मुझे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे इस आदत को छोड़ने में, लेकिन छोड़ दी तो पूरी तरीके से छोड़ दी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरे को देखना है कि आज क्या हो जाता है, क्योंकि ये सब फॉल्स फियर है, ये फेक है, कुछ भी नहीं होता है इससे। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल कैडे पड़े रहना है, आपको कुछ भी नहीं, आपको पूरा स्पेसिफिक लिख लेना है कि जब एक्सपोजर के टाइम पर मुझे क्या करना है और एक्सपोजर के बाद मुझे क्या करना है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ तक पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इस तरह से आप वर्कशीट बनाएंगे और वर्कशीट बनाकर मेहनत करेंगे और कमेंट कर कर मुझे बताएंगे कि ये आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है, और आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट। इसको पूरा अच्छी तरीके से माइंड सेट करने के बाद एक्सपोजर करिएगा, किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं रहेगा और आप अपने OCD के चंगुल से बाहर आ जाएंगे। साथ में एक्सरसाइजेस ज़रूर करिएगा। अगर फैमिली मेम्बर की या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत हो तो ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन इस OCD से आपको बाहर आना ही है। अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।